Item number 5, legislative business. जी जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब। फाइनेंस मिनिस्टर, एक क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि आज जब अखबारें पढ़ी तो उसमें ज़रा एक डाउट पैदा हो गया, उस पूछने के लिए कि 2 पेंशन पे बिल्कुल बैन डाला गया। ये अच्छा इक़दाम है कि 2 पेंशन नहीं होनी चाहिए और एक होनी चाहिए, मगर जो अखबारों में दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि पेंशन तो एक है, मगर वो बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट पे जाके कहीं काम करता है, उनको तनख्वाह मिलती है, तो वो नहीं ले सकता। वो जब वो काम करता है, अगर ये बात सही है, जब वो अपने काम करता है तो तनख्वाह उस काम की लेता है, तो ये ज़रा क्लियर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू जी। मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ जी कि ये पेंशन जो सरकार से वसूल करते हैं लोग, उसके लिए है, और ये सरकारी अफसरान का लफ्ज़ इस्तेमाल मैंने किया था, जिसका मतलब है ये ग्रेड 17 से 22 वालों के अप्लाई होगा। नंबर 1, 17 ग्रेड से नीचे वो काफ़ी लोग 15-20 साल की सर्विस के बाद फिर और मुलाजमत कर लेते हैं, अपने महकमे को छोड़ देते हैं। उस पर ये लागू नहीं हो रहा, क्योंकि हमें शुरू करना है टॉप से। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में जॉब कर रहे हैं तो सरकार की अगर पेंशन है तो फिर 2 पेंशन में से जो बड़ी पेंशन उनको चूज़ करना होगा। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में कम पैसे मिल रहे हों और कम पेंशन हो, तो वो उनकी सवाबदीद होगी कि जो बड़ी पेंशन है, ये बड़ा पुराना मसला चल रहा है और इसको ठीक बहुत मुद्दत पहले हो जाना चाहिए था कि एक असूली बात है कि जी आप एक पेंशन के हकदार ज़रूर होते हैं, और जो आपकी हाईएस्ट जो है वो मिलनी चाहिए। यहाँ लोग आर्मी चीफ भी रहे उसकी पेंशन ले रहे हैं, चीफ एग्जेक्टिव मुल्क के रहे उसकी भी पेंशन लेते रहे, फिर सदर पाकिस्तान बन गए उसकी भी पेंशन लेते रहे। ये इस गरीब मुल्क के ऊपर ये एक बहुत बड़ा बोझ था, और ये हमें टॉप से अपने आप को ये साबित करना है कि वी मीन बिजनेस। तो मैं एक तो ये है। दूसरा, अगर कोई खुदा न खास्ता जो पेंशनर है फौत हो जाते थे, उसकी बेवा को तो ज़ाहिर मिलनी चाहिए। अब जो बेवा खुदा न खास्ता वो भी फौत हो गई, ये दोनों पे अप्लाई करते हो सकता है कि जो सरकारी मुलाजम लेडी और उसका स्पाउस हो, तो आगे जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उस पर कोई कतगन ही नहीं है, वो सारी उम्र पेंशन चलती रहती है। दैट इज़ अनफेयर। उसके लिए भी 10 साल का किए, 10 साल मिलेगी, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब वो पेरेंट्स तो हर के जाते हैं। तो ये ऐसे रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि हमारा आप देखें करीबन 800 अरब पे हमारा पेंशन का बिल चला गया इस बजट में। जनाब स्पीकर, 800 अरब बहुत बड़ी खतीर रकम है। आज चंद साल पहले ये इससे आधा होता था। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमने रिफॉर्म की भी कोशिश कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का भी हमने फंड भी छोटा क्रिएट किया। इसके तरफ जाना पड़ेगा हमें। खुदा ना खास्ता ये किसी दिन बहुत बड़ा एक हमारे लिए अनबेरेबल एक हो जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंटिंग है, उसमें कोई आपकी प्रोविजन नहीं होती कि कितनी पेंशन इस वक्त इकट्ठी हो चुकी है जो आपने फ्यूचर में देनी है। ये हमारा जो नेशनल निज़ाम है, बहुत मुल्कों में क्रूअल सिस्टम है, और पाकिस्तान बहुत कंट्रीज़ में उनमें आता है जिनमें कैश बेसिस के ऊपर होता है। जो खर्चे हो गए उसको आप रिकग्नाइज करते हैं अपने बजट में, जो आपने इनकम ले ली वो रिकग्नाइज करते हैं। ये नहीं है कि इनकम अर्न कर लिया, नहीं ली तो उसको भी रिकग्नाइज करना है, खर्चे हो चुका है पे नहीं किया उसको भी, तो उसको क्रूअल अकाउंटिंग कहते हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये रिफॉर्म्स मेरा ख्याल है कि मुल्क की बहुत शदीद ज़रूरत थी और हमने उसकी शुरुआत की। अल्लाह करे कि हम इंशाअल्लाह इसमें जो पेंशन फंड है उसको जितनी तेज़ी के साथ हम अपने आप को पोजीशन कर लें, तो कम से कम फ्यूचर की जो बोझ है जो मज़ीद बढ़ता जा रहा है उसको हम मैनेज कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जनाब गौस बख्श महर साहब। कि पहले ही हमें एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा हिट हुआ है, सारी दुनिया में एग्रीकल्चर को सब्सिडी मिलती है। इधर सब्सिडी का नाम जो था, जो थोड़ा बहुत आज जो अखबार में पढ़ा है और जो मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है कि डीएपी पर, फर्टिलाइज़र, यूरिया पर सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। पहले ही हम काश्तकार मरे पड़े, फिर इस पर जो सब्सिडी भी ये ख़त्म हो जाएगी, सारी दुनिया दे रही है, तो हमारा क्या हाल होगा। एमएफ को राज़ी करने के ये सब्सिडी तो डीएपी को इसकी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। थैंक यू जी। मैं ज़रा इसको अच्छा, मेरा ख्याल है जी कि बिल पे जाते हैं, फिर उसके दौरान आप इसका भी रिस्पॉन्स कर दीजिएगा।
जी जनाब मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। स्पीकर साहब, मैं अर्ज़ करूं कि हमारा एक तो है कि डीएपी पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है और मैंने ऑनरेबल मेंबर को एक्सप्लेन भी कर दिया है इनफॉर्मली मीटिंग से पहले। ये 98-99 में ये फैक्ट्री मुझे याद है, मैं उसमें कॉमर्स मिनिस्टर था, इंडस्ट्री मेरे पास थी, वो उस वक्त हमने ये अप्रूव की थी और ये प्रोडक्शन हो रही है। वो जो इम्पोर्टेड है उसके ऊपर नहीं था और जो लोकल उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो ज़्यादा थी। वो यानी उनकी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दी एविडेंस के साथ कि इस तरह तो हम बंद हो जाएंगे। एक इस मुल्क में फैक्ट्री लगी हुई है, हम प्रोवाइड कर सकते हैं एग्रीकल्चर को, और अगर जो इंपोर्ट होती है तो जो इंपोर्ट का जो उसको डिस्करेज करने के लिए भी। और दूसरा, मैं आई विल बी वेरी फ्रैंक कि ये जितनी सब्सिडीज और एग्जम्पशंस में अगर कोई विड्रॉल हुई है जो कि 215 बिलियन में शामिल है, उसका इम्पैक्ट वो हमारे जो मैंने कल बताया कि हमारा जो रिव्यू 9th रिव्यू है और जिसके पिछले 4 दिन से हम लगे हुए थे, वो एक किस्म की शायद हम ये ना करते। और मैंने क्या कि वो जो पाकिस्तानी कंपनी है वो कहती है कि हम $200 मिलियन की मजीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड हमारे उनके जॉर्डन के साथ, आपको पता है वो उनका जॉइंट वेंचर था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है, अगर सारी हमारी अपनी डोमेस्टिक पूरी हो जाए जो रिक्वायरमेंट है, तो हमें फिर इंपोर्ट करने का क्या फ़ायदा, हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचेगी। तो इंशाल्लाह मैंने इनको कहा जी, एश्योर किया कि आप इसको फिक्र ना करें जी। थैंक यू जनाब। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। सर, बात यह है, मुझे बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, हमारे दोस्त हैं। एक फैक्ट्री को चलाने के लिए पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है उसको क्रैश करना कहाँ की अक्लमंदी है। अब ये समझ में नहीं आएगा हमें, न किसी पाकिस्तान के फार्मर को, जिस मुल्क की 50-60% इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे हो, एक फैक्ट्री को चलाने के लिए बंद कर दें वो फैक्ट्री। अगर उनको नहीं पड़ता है, बारे में नहीं आता है, अफोर्ड नहीं कर सकते तो बंद कर दे। मगर आप अपने एग्रीकल्चर को, जिससे आपकी इकोनॉमी चलती है, जिससे आपका मुल्क चलता है, जिसकी मरी हुई मैशियत को भी ये एग्रीकल्चर सपोर्ट कर रही है, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं एक फैक्ट्री को चलाने के लिए। ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये अक्लमंदी नहीं है, ये तबाही है। और दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर कंट्री है ये तबाह हो जाए और टोटली भीख मंगे हो जाए। ये ना करें, ये जुल्म ना करें। थैंक यू जी। मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू टू रिस्पॉन्ड। और मैं समझता हूँ जी कि इसको हम बजट के बाद बैठ जाएंगे, हम रिव्यू कर लेंगे। हम उतना ही इंटरेस्ट हमारा है पूरे एग्रीकल्चर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जितना किसी और का है। हम इकट्ठे हैं, शाह साहब काबीना का हिस्सा हैं, तो इसलिए कोई इसमें मेरी भी वही सिंपति है, मेरी भी वही प्रायोरिटी है। मैं समझता हूँ कि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ है, कभी अपनी मुल्क की ओवरऑल मजबूरी के तहत अगर कोई चंद इकदाम लेने पड़े हैं तो शाह साहब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो टेम्परेरी है और उसको हमें मैनेज करना है। हमने अपनी, तो इसलिए फॉर द बेटर एंड वाइडर इंटरेस्ट थोड़ा सा हम बैठ जाएंगे, बजट के बाद शायद हम इसका हल निकाल लेंगे इंशाल्लाह। आगे भी निकालना है। जनाब स्पीकर, इनको पूछें, जब 6-7 महीने पहले जो किसान पैकेज दिया उस वक्त डीएपी 14,000 पे बिक रही थी। उनको मैंने लोकल इसी जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर है उनको बुला के हमने उनको फोर्स किया कि आप इसको 10,000 पे लेके, कीमतें इंटरनेशनल बाद में हुई हैं जी। तो इनसे हल कर लेंगे सर, अब बिल पे आ जाए जी, मेहरबानी।